अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर गॉसेस लॉ और इसके एप्लीकेशन के बारे में है। तो सबसे पहले हम देखते हैं गॉसेस लॉ क्या होता है। गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट को पहले देख लेते हैं। गॉसेस लॉ हमारे पास इसकी स्टेटमेंट यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रही है। गॉसेस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स साई, ये जो सिंबल है यहाँ, इसको साई कहते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम साई से डिनोट करते हैं नॉर्मली, और जो मैग्नेटिक फ्लक्स होते हैं वो फाई से डिनोट किए जाते हैं। तो द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स साई थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट है कि एक क्लोज्ड सरफेस में जो टोटल फ्लक्स होते हैं वो उसी सरफेस में जितना चार्ज इनक्लोज्ड होता है इसके इक्वल होते हैं। तो अगर हम इसको देख ले तो जो फ्लक्स डेंसिटी की डेफिनीशन है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी हो या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हो, उसमें फ्लक्स डेंसिटी होता है फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो हमारे पास अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी बनाएगी, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बनाती है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को हम B से डिनोट करते हैं और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को हम D से डिनोट करते हैं। तो अगर इस डेफिनेशन से हम फ्लक्स की वैल्यू निकालना चाहें तो ये इंटेग्रल ऑफ D डॉट ds, ये जो ds है ये डिफरेंशियल सरफेस या डिफरेंशियल एरिया है। अब डिफरेंशियल एरिया को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो उससे हमें टोटल एरिया मिलता है। तो ये टोटल एरिया मल्टीप्लाइड बाय फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू फाई नहीं बल्कि साई, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अगर इसे हम फ्लक्स डेंसिटी निकालना चाहें तो ये जो टोटल एरिया है ये इधर डिवीजन में आ जाएगा। तो हमारे पास जो फ्लक्स डेंसिटी है वो फ्लक्स पर यूनिट एरिया, तो ये इसकी डेफिनेशन से हमारे पास जो साई है इसकी वैल्यू आ गई इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज्ड सरफेस ऑफ D डॉट ds, और ये इक्वल होगा टोटल चार्ज इनक्लोज्ड के। तो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड हमारे पास अगर किसी वॉल्यूम में देखें तो वो हमारे पास रो V dV की इक्वल होता है। तो ये जो रिलेशन है ये हम कैसे निकालते हैं कि इस टर्म पे हम क्या अप्लाई करें, डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करें। ये जो क्लोज्ड सरफेस के अराउंड जो है वो इंटीग्रेशन है, इस पे अगर हम डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करें तो डाइवर्जेंस थ्योरम हमें कहते हैं कि एक फ्लक्स डेंसिटी या एक वेक्टर फील्ड को हम एक क्लोज्ड सरफेस के अराउंड इंटीग्रेट करें, वो इक्वल होगा अगर हम इसकी जो चार्ज डेंसिटी है इसका वॉल्यूम इंटीग्रल लें। तो ये हमने डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करके ये रिलेशन निकाल ली, जो सरफेस इंटीग्रल है वो वॉल्यूम इंटीग्रल के इक्वल डाइवर्जेंस थ्रू के थ्योरम के थ्रू होता है। तो ये इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ कहलाता है। Q इज इक्वल टू, जो सरफेस के रिस्पेक्ट से हम देखें तो यहाँ पे आएगा इंटीग्रल ऑफ अ क्लोज्ड सरफेस, इंटीग्रल ओवर अ क्लोज्ड सरफेस D डॉट ds। अगर हम चार्ज की वैल्यू वॉल्यूम के रिस्पेक्ट से निकालना चाहे, वॉल्यूम इंटीग्रल के रिस्पेक्ट से, तो वो होगा इंटीग्रल ऑफ ओवर द वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू dV डिफरेंशियल वॉल्यूम। तो ये इसका इंटीग्रल फॉर्म है। अब इसी से हम डिफरेंशियल फॉर्म भी निकाल सकते हैं अगर इसके दोनों साइड्स पे, मतलब ये जो इक्वेशन है इसके दोनों साइड पे हम पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई करें, जो 3 डायमेंशनल पार्शियल डेरिवेटिव है उसको अप्लाई करें, तो हमारे पास 3 डायमेंशनल पार्शियल डेरिवेटिव क्या होती है, डेल ऑपरेटर होता है।
तो हमारे पास अगर इस पे अप्लाई होगा तो ये हमारे पास इंटेग्रल के साथ कैंसिल हो जाएगा तीनों जो डेरिवेटिव है, और इस साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जो डेल डॉट डी है वो आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ है। तो ये जो गॉसेस लॉ का इंटेग्रल या डिफरेंशियल फॉर्म हम लेते हैं, या ये वाला डिफरेंशियल फॉर्म जो हम लेते हैं, ये हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशन, जो 4 मैक्सवेल इक्वेशन है उसमें पहला इक्वेशन हमें मिलता है गॉसेस लॉ से। और ये गॉसेस लॉ असल में जो कूलम्स लॉ है उसकी एक अल्टरनेटिव डिस्क्रिप्शन है। अगर हम डाइवर्जेंस थ्योरम को कूलम लॉ पे अप्लाई करें तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आएगा, गॉसेस लॉ आएगा। अब आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ की तरफ। गॉसेस लॉ को अप्लाई करते वक्त हम दो बातों का ख्याल रखते हैं। उनमें से पहले जो है वो ये है कि हम देखते हैं सिमेट्री एग्जिस्ट करती है कि नहीं, मतलब जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जो सरफेस हम ले रहे हैं उस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब ये है कि हम जिस एक्सिस में सरफेस ले रहे हैं, अगर उस सरफेस को हम उस एक्सिस के अराउंड फ्लिप कर दें, मतलब मिरर कर दें, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई फ़र्क ना आए, मतलब वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज ना हो, उसमें कोई चेंज ना आए। तो इस तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो जो सरफेस हम सिलेक्ट करेंगे एज गॉसियन सरफेस हम जिसको कहते हैं, वो हमारे पास क्या होगा, एक ऐसा सरफेस होगा जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिक हो। अगर सिमेट्रिक नहीं होगा तो हमारे पास गॉसेस लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। गॉसेस लॉ सिर्फ सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे एप्लीकेबल है। दूसरी जो बात है वो हम जो डी है वो उस गॉसियन सरफेस को नॉर्मल उसको नॉर्मल लेंगे, मतलब जो हमारे पास फ्लक्स डेंसिटी होगा वो क्या होगा, उस गॉसियन सरफेस के नॉर्मल होगा या टेंजेंशियल। मोस्ट ऑफ द केसेस हमारे पास इसको नॉर्मल कंसिडर करते हैं, क्योंकि जब हम नॉर्मल लेते हैं तो डी डॉट डी एस इज इक्वल टू डी डी एस के इक्वल होता है, और जब हम टेंजेंशियल लेते हैं तो डी डॉट डी एस ज़ीरो के इक्वल हो जाता है। तो हम जो भी सरफेस चूज़ करेंगे उसका जो डी होगा, जो फ्लक्स डेंसिटी का जो नॉर्मल कंपोनेंट है, हम वो कंसिडर करेंगे जो इस सरफेस को नॉर्मल होगा। तो अब हम गॉसेस लॉ को अप्लाई करेंगे 4 केसेस को, एक पॉइंट चार्ज को, एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज को, एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज को, और दूसरा यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले केस को देख लेते हैं। इसमें हम पॉइंट चार्ज वाला जो केस है वो पढ़ेंगे। अब सपोज यहाँ पे जो Q है जो कि ओरिजिन बन रहा है, इस पे एक चार्ज लाई कर रहा है, एक पॉइंट चार्ज है, और इस पॉइंट चार्ज से जो है वो फील्ड जनरेट हो रहा है। अब इसके जो फ्लक्स है उसको स्टडी करने के लिए या फ्लक्स डेंसिटी को स्टडी करने के लिए हम गॉसेस लॉ अप्लाई करते हैं। गॉसेस लॉ अप्लाई करने से पहले हम जो पहला पॉइंट था हमारा कि हमने गॉसियन सरफेस चूज़ करना है, तो गॉसियन सरफेस जो है वो हम यहाँ इस केस में जो सबसे बेहतर गॉसियन सरफेस है वो एक स्फीयर है, मतलब यहाँ पे हम एक स्फीयर लेंगे तो हमारे पास जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक आएगा। इस स्फीयर को आप किसी भी एक्सिस में, मतलब ये जो P वाला पॉइंट है, अगर इसको हम इधर इस पॉइंट पे ले आए तो यहाँ पे भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वही सेम होगा जो इधर था। तो स्फीयर हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है इधर गॉसियन सरफेस के तौर पर। तो गॉसियन सरफेस हमने सिलेक्ट कर लिया, वो है स्फीयर। अब जो ये सेंटर से इस स्फीयर के सरफेस की तरफ हमारा रेडियस बन रहा है वो, इसको हम क्या कहते हैं, आर।
जिस तरह हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में पढ़ा था, हमारे पास ये वाला जो लाइन है ये है r। यहाँ पे जो एक्स वाई प्लेन में ये एंगल बन रहा है इसको हम फाई कहते हैं, और ये r इस z एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रहा है उसको हम क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट से हम इसको देखेंगे कि r थीटा फाई में इसकी वैल्यू क्या आ रही है। अब चूंकि हमारे पास ये जो d है ये इस सरफेस को नॉर्मल है, तो ये r की डायरेक्शन में बन रहा है, तो हमारे पास जो d है वो dr ar यूनिट, तो हमारे पास जो d है वो चूँकि नॉर्मल है इस सरफेस के और ये r की डायरेक्शन में बन रहा है, तो d इज़ इक्वल टू dr ar, ये यूनिट वेक्टर जो है ये हमारे पास क्या है, r की डायरेक्शन में है। अब गॉसेस लॉ अगर हम इसको अप्लाई करें इस सरफेस को, तो हमारे पास गॉसेस लॉ है साई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड, मतलब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद इन दिस सरफेस, क्लोज सरफेस, वो चार्ज इनक्लोज बाय दिस क्लोज सरफेस है। तो Q इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ d डॉट डी एस। अब d हमारे पास क्या है, dr, और यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या है, ar। तो हमारे पास जो d डॉट डी एस है वो क्या बन जाएगा, dr इंटीग्रेशन ओवर दिस डिफ क्लोज सरफेस, तो वो किसके इक्वल आता है, dr 4 पाई r स्क्वायर की। यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन है ये किस चीज़ के इक्वल होगा, r, चूँकि हमारे पास r की डायरेक्शन में है, तो बाकी दोनों फाई और थीटा के लिमिट्स लगेंगे, और वो दोनों के लिमिट्स हमारे पास क्या है, 0 to 2 पाई हमारे पास फाई है, और जो थीटा हमारे पास है वो क्या है, 0 to पाई। तो इस लिमिट को अप्लाई करेंगे r स्क्वायर साइन थीटा डी फाई। इस चीज़ को हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स है उसमें पढ़ा हुआ है। अगर किसी को कोई मसला है तो वो वाला लेक्चर देख ले। तो इस इंटीग्रेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में हमने इस क्लोज्ड इंटीग्रल की जगह क्या लगाया हुआ है, 4 पाई r स्क्वायर। तो हमारे पास Q इज इक्वल टू dr 4 पाई r स्क्वायर आ गया। अब इससे अगर हम d की वैल्यू निकालना चाहे तो ये d इस साइड पे रह जाएगा और 4 पाई r स्क्वायर हमारे पास इधर आ जाएगा डिवीजन में। तो ये आ गया d इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई r स्क्वायर ar जो हमारे पास d की डायरेक्शन है वो r की डायरेक्शन में बन रहे हैं। तो यहाँ पे हमने यूनिट वेक्टर ऑफ r यहाँ पे ले लिया। तो हमारे पास जो गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग जो पॉइंट चार्ज है उसकी फ्लक्स डेंसिटी इसकी इक्वल आ रही है। अब आते हैं इनफाइनाइट लाइन चार्ज की तरफ, उसको हम गॉसेस लॉ के रिस्पेक्ट से देखते हैं। तो सपोज़ हमारे पास ये एक लाइन चार्ज है जिसकी लाइन चार्ज डेंसिटी रो एल है, और ये z एक्सिस के अलोंग एक बार है जिस पे हमारे पास चार्ज एग्जिस्ट करता है, और ये एक इनफिनिट लेंथ वाला हमारे पास एक लाइन है जिस पे चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसके लिए जो बेस्ट गॉसियन सरफेस है वो उसको हम चूज़ करते हैं एज अ सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर जो है वो यहाँ पे इस लाइन की वजह से जो चार्ज है इस सिलेंडर पे वो सिमेट्रिक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिक है। क्योंकि अगर हम इस लाइन पे इस सिलेंडर को ड्रैग करें, चाहे इसको ऊपर ले जाएं चाहे नीचे ले आए, तो चूँकि इस पे सेम चार्ज एग्जिस्ट कर रही है रो एल चार्ज डेंसिटी, तो हर जगह अगर हम इस सिलेंडर को इस साइड पे ले आए या नीचे वाले z एक्सिस पे ले आए तो उधर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वही होगी जो इधर है। अब आते हैं d की तरफ। तो d हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, और इस
सिलेंडर के सरफेस के नॉर्मल हम ये वाली डी लेंगे। अगर हम इस सरफेस को देखें तो इधर जो डी है वो इस लाइन चार्ज के पैरेलल आ रहा है। यहाँ पे डी की डायरेक्शन अगर हम ले तो वो जेड एक्सिस के पैरेलल में होगी, और हमारे पास जो लाइन चार्ज है वो भी जेड एक्सिस के पैरेलल में है। तो उस केस में, और अगर हम नीचे वाला ये वाला सरफेस ले ले तो उस केस में भी ये लाइन चार्ज के इक्वल के पैरेलल आ रहा है डी। तो डी डॉट डी एस इन दोनों केसेस में हमारे पास क्या होगा, 0 आएगा। सिर्फ इस केस में डी की कुछ वैल्यू आएगी जिसमें डी नॉर्मल टू दिस सरफेस है। अब डी की डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे आप लोगों को याद होगा, अगर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में हमने देखा था कि ये जो ओरिजिन से सिलेंडर की सरफेस की तरफ जो रेडियस बनता है, मतलब इस ऊपर वाले सर्कल को अगर हम ले लें या नीचे वाले सर्कल को ले लें, तो इस सर्कल का रेडियस जो बन रहा है या इस सिलेंडर का जो रेडियस बनता है सरफेस की तरफ जेड एक्सिस से, वो क्या होता है, रो। तो डी हमारे पास रो की डायरेक्शन में है, तो डी इज इक्वल टू डी रो ए रो। अब जो एस है सरफेस है हमारा, वो क्या बन रहा है, वो z और फाई के कॉम्बिनेशन से बनेगा। तो हमारे पास जो z है उसके जो वो तो हम लेंगे लेंथ लेंगे, क्योंकि जो इनफाइनाइट लाइन चार्ज है वो z के अलॉन्ग है, और जो सिलेंडर की लेंथ है वो हमारे पास l है। तो सिलेंडर की लेंथ हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, और जो हमारे पास चेंज आ रहा है वो सिर्फ फाई में आ रहा है, और वो कितना चेंज है, तो 2 पाई, और साथ कांस्टेंट रो लगा दिया। तो जो हमारे पास ये वाला इंटेग्रल है सरफेस का, वो किसके इक्वल आ गया, 2 पाई रो एल के। तो ये सरफेस इंटेग्रल हमारे पास क्या आ गया, 2 पाई रो एल के, और डी रो की डायरेक्शन में इधर एग्जिस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ भी है कि ये जो क्लोज्ड इंटेग्रल है सरफेस का वो 2 पाई रो एल के इक्वल है। तो ये इक्वेशन किस चीज़ के इक्वल हो जाएगी, डी रो इंटू 2 पाई रो एल। और इन दोनों सरफेसेस पे, ये जो टॉप है और बॉटम है, इस पे डी डॉट डी एस की वैल्यू 0 आ रही है। तो हमारे पास डी इक्वल हो गया रो एल डिवाइडेड बाय 2 पाई रो, क्योंकि यहाँ पे रो एल इंटू एल हमारे पास इक्वल था क्यू के, और रो इक्वल था डी रो 2 पाई रो एल। तो ये एल और एल कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास रो एल रह जाएगा 2 पाई रो के। और डायरेक्शन इसकी जो डी की है वो क्योंकि रो की डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर ऑफ ए रो हमने लगा दिया। तो एक इनफिनाइट लेंथ वाले लाइन चार्ज की वैल्यू हमारे पास जो गॉसेस लॉ के रिस्पेक्ट से हमने निकाली है वो रो एल डिवाइडेड बाय 2 पाई रो ए रो आती है जब हम सिलेंड्रिकल सरफेस चूज़ करते हैं। अब थर्ड एप्लीकेशन की तरफ आते हैं। तो थर्ड एप्लीकेशन में हमारे पास इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज है। तो सपोज़ हमारे पास एक शीट है, इनफिनाइट शीट है जिस पे चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, चार्ज शीट है। ये लाई कर रहा है z इज इक्वल टू 0 प्लेन पे, मतलब ये एक्स वाई प्लेन है, और ये बिल्कुल z इज इक्वल टू 0 मतलब इस पॉइंट पे जो है ये शीट एग्जिस्ट करती है। अब इसके लिए जो सरफेस हम चूज़ करेंगे, जो बेस्ट सरफेस होगा वो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होगा। इस रेक्टेंगुलर बॉक्स को हम चाहे अपवर्ड मूव करें या डाउनवर्ड मूव करें, इसके अक्रॉस जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक होगी और चेंज नहीं होगी। अब यहाँ पे ये जो एरिया है, ये जो शीट जिस पॉइंट पे कट कर रहा है इस बॉक्स को, तो ये वाला एरिया बन रहा है। ये एरिया इक्वल होगा इस टॉप वाले एरिया के, और ये जो बॉटम वाला एरिया है ये सारे क्या है, इक्वल होंगे। अब आते हैं डी की तरफ। डी की डायरेक्शन हम अगर टॉप और बॉटम पे देखें तो टॉप पे बन रहा है
z पॉजिटिव की डायरेक्शन में और बॉटम में बन रहा है z नेगेटिव की डायरेक्शन में। तो यहाँ पे अगर हम लें इस सरफेस पे हम d लें तो ये इस चार्ज शीट के पैरेलल आ रहा है, चाहे हम बैक साइड वाले सरफेस पे ले, चाहे फ्रंट वाले, चाहे राइट, चाहे लेफ़्ट, सारों पे ये इस शीट के पैरेलल आ रहा है। तो d डॉट डी एस हमारे पास इस केस में, इन तीनों केसेस में ज़ीरो आ रहा है। सिर्फ जो नॉन ज़ीरो वैल्यू आ रही है d की, वो हमारे पास जो टॉप है और बॉटम है उस सरफेस में हमारे पास आ रही है। तो हमारे पास d की वैल्यू हो गई डी जेड ए जेड। तो हमारे पास जो गॉसेस लॉ हम इस पे अप्लाई करें तो रो एस डी एस इज इक्वल टू क्यू, और यहाँ पे जो क्यू होगा वो इक्वल होगा क्लोज्ड इंटीग्रल ओवर अ क्लोज्ड सरफेस डी डॉट डी एस के। अब जो हमारे पास सरफेसेस है वो दो बन रही है, एक टॉप वाला एक बॉटम वाला, तो दो इंटीग्रल्स होंगे ओवर अ क्लोज्ड सरफेस। तो ये दो इंटीग्रल्स आ गए। अब जैसा कि हमने देख लिया कि ये जो टॉप है और बॉटम है और या चाहे ये मिडल वाला है, ये सारे एरिया सेम होंगे और इस एरिया को हमने डिनोट किया हुआ है ए से। तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये पूरा एरिया भी ए है। तो ये वाला जो इंटीग्रल है हमारे पास, जो इंटीग्रल ऑफ डी एस है, ये किस चीज़ के इक्वल आ गया, ए के। तो ये भी इक्वल हो जाएगा ए के और ये भी इक्वल हो जाएगा ए के। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया ए। इसी तरह ये जो डी जेड है, इसके जो दोनों इंटीग्रल्स है वो भी ए प्लस ए से हमने रिप्लेस कर दी। अब इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये तो रो एस ए लेफ़्ट हैंड साइड पे है, यहाँ पे ये 2a बन जाएगा, तो 2dza। अब इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये a और a कैंसिल हो जाएगा, तो 2dz इज़ इक्वल टू रो एस। 2 को हम दूसरी साइड पे ले जाए तो रो एस डिवाइडेड बाई 2, तो ये d इज़ इक्वल टू रो एस डिवाइडेड बाई 2। az इसका यूनिट वेक्टर है क्योंकि d हमारे पास z की डायरेक्शन में है सिर्फ। अब अगर इस d से हम e निकालना चाहे तो सिंपली हम इसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, e आ जाएगा। इसी तरह अगर हम पिछले केसेस में भी e निकालना चाहे तो यहाँ पे भी डिवीज़न में एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, तो ये e के इक्वल हो जाएगा। इस केस में भी हमारे पास डिवीज़न में क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट। तो d अगर हमारे पास है तो हम e निकाल सकते हैं d डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट से, क्योंकि d हमारे पास इक्वल होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू e, तो उससे हम e निकाल सकते हैं। अब फोर्थ केस की तरफ आते हैं और उसमें है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। लेट्स सपोज हमारे पास एक स्फीयर है जिसका रेडियस a है। ये जो इस केस में जो आउटर सरफेस आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये वाला हमारे पास क्या है, जो चार्ज रेडियस है, चार्ज स्फीयर है, वो वाला उसकी रेडियस क्या बन रही है, a बन रहा है। इस स्फीयर के लिए अगर हम गॉसियन सरफेस लेंगे तो दो तरह के गॉसियन सरफेस पे हम ये सॉल्व करेंगे। एक हमारे पास जो इस स्फीयर के अंदर वाला चार्ज है, उसके लिए हम इस स्फीयर की निस्बत एक छोटा स्फीयर इसके अंदर वाली साइड पे लेंगे जिसका रेडियस r होगा और वो r छोटा होगा इस a से। तो दो केसेस हम लेंगे, एक r लेस देन r इक्वल टू a और दूसरा केस हम लेंगे आउटर सरफेस लेंगे, आउटर स्फीयर लेंगे, बड़े वाला एक सरफेस लेंगे, स्फेरिकल सरफेस, जो हमारे पास r ग्रेटर देन और इक्वल टू a होगा। इसका रेडियस जो है a से बड़ा होगा या इसके इक्वल होगा। तो दोनों केसेस के लिए हमारे पास गॉसियन सरफेस आ गई। अब इस वाले सरफेस पे भी जो छोटा स्फीयर हम लेते हैं उस पे भी हमारे पास क्या है,
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है और इस केस में भी हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये जो r लेस देन और इक्वल टू a वाले केस को। इसमें हमारे पास जो चार्ज इनक्लोज्ड है वो इक्वल होगा रो v dv। गॉसेस लॉ के रिस्पेक्ट से हम देख लें तो यहाँ पे चार्ज इनक्लोज इसके इक्वल आता है और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया रो v, और इस dv को हमने सॉल्व कर लिया। तीनों जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनके लिमिट्स लगेंगी r स्क्वायर साइन ऑफ थीटा dr d थीटा d फाई। इस तरह हमने जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स है उसमें जो हमने डिफरेंशियल वॉल्यूम इंटीग्रल को हमने देखा था, तो उस रिस्पेक्ट से अगर हम देखें तो ये वॉल्यूम इंटीग्रल हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए इस तरह सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 4/3 पाई r क्यूब, और ये रो v साथ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास ये चार्ज इनक्लोज्ड की वैल्यू हमारे पास इस केस के लिए जब हम r को छोटा ले रहे हैं a से, उस केस के लिए हमारे पास ये चार्ज इनक्लोज की वैल्यू आ गई। अब इसी केस के लिए अगर हम फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू निकालें या फ्लक्स की वैल्यू निकालें तो फ्लक्स हमारे पास होते हैं d.ds के क्लोज्ड इंटीग्रल के। अब यहाँ पे जो सरफेस हमारे पास बन रहा है, चूँकि हमारे पास जो d है वो r की डायरेक्शन में होगा, इस स्फेयर के नॉर्मल होगा, तो वो r की डायरेक्शन में होगा, तो हमारे पास जो एरिया बनेगा वो बाकी दो जो कोऑर्डिनेट्स है जो फाई और थीटा है उनसे मिलकर बनेगा। तो लिमिट्स फाई और थीटा की लगेंगी और r स्क्वायर साइन ऑफ थीटा को हम d थीटा d फाई के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे, तो उससे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो dr 4 पाई r स्क्वायर आएगी। अब गॉसेस लॉ के रिस्पेक्ट से अगर हम देखें तो चार्ज इनक्लोज जो है वो इक्वल होता है फ्लक्स के, टोटल फ्लक्स के। तो साई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड। इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें तो साई की वैल्यू हमारे पास dr 4 पाई r स्क्वायर आ गई, और जो क्यू इनक्लोज्ड है उसकी वैल्यू रो v 4/3 पाई r क्यूब आ गई। तो इन दोनों को अगर हम इक्वेट करें, इक्वल ले लें एक दूसरे के, तो ये 4 पाई r स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक r रह जाएगा और यहाँ डिवीजन में 3 रह जाएगा। तो d इज इक्वल टू r/3 रो v, और डायरेक्शन इसकी क्या है d की, ये r की डायरेक्शन में है, इसके नॉर्मल बन रहा है। ये हमारे पास केस था जब r हमारे पास 0 और a के दरमियान हो, मतलब r की वैल्यू a से बड़ी ना हो। अब आते हैं दूसरे केस की तरफ। दूसरे केस में हम ये जो सेकंड वाला r ले रहे हैं, ये r इज़ ग्रेटर देन a है, ग्रेटर देन और इक्वल टू a। सेम उसी तरह हम q भी निकालेंगे और साई की वैल्यू भी निकालेंगे, फ्लक्स की वैल्यू भी निकालेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे और इससे d की वैल्यू हमारे पास ये वाली आ गई। तो d की दो वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं, एक आ रही है 0 to a और एक बियॉन्ड a, मतलब r जब ग्रेटर देन और इक्वल टू a होगा। तो 0 to a हमारे पास d की वैल्यू ये आ रही है, और जो बियॉन्ड a है r ग्रेटर देन a, उसके लिए हमारे पास ये वाली वैल्यू आ रही है। इसी से हम e के लिए भी एक वेक्टर निकाल सकते हैं। सिंपली इस d को अगर हम एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दें तो e की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो ये था जो गॉसेस लॉ के एप्लीकेशन थे चार केसेस को। एक पॉइंट चार्ज था, एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज था, एक हमारे पास था जो इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है, और फोर्थ केस हमारे पास था यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। इसको हमने देख लिया कि हर केस में d की वैल्यू हमने निकाल ली। फिर अगले लेक्चर में हम फिर इस पे कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे, तो आप लोगों को इसके एप्लीकेशन के बारे में ज़्यादा
आप लोगों को क्लियर हो जाएगा।